हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हम विभिन्न इलेक्ट्रॉनों में इलेक्ट्रॉन समावेशन के नियम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पहले नियम पॉली का अपवर्जन नियम पढ़ लिया था। आज की वीडियो में हम दूसरे नियम यानी अधिकतम बहुलता का हुंड का नियम पढ़ेंगे। अधिकतम बहुलता का हुंड का नियम की परिभाषा देखने से पहले हम इसे एक उदाहरण से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 2p उपकक्ष लिया है, यानी दूसरे कक्ष का p उपकक्ष लिया है। तो हम जानते हैं कि p उपकक्ष में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py और pz। और चूँकि ये दूसरी कक्षा का ऑर्बिटल है, इसलिए 2px, 2py और 2pz इसका नाम होगा। अब अगर हम एक सिंगल ऑर्बिटल की बात करें तो ये ऑर्बिटल किसी भी उपकक्ष का, जैसे s, p, d या f किसी भी उपकक्ष का हो सकता है। तो हम देखते हैं कि एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, यानी कि उससे कम हम एक इलेक्ट्रॉन भी भर सकते हैं या फिर 0 इलेक्ट्रॉन भी भर सकते हैं, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में नहीं भर सकते हैं। अगर हम ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं तो ये ऑर्बिटल रिक्त होगा। अगर 1 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं तो हमें यहाँ पे एक तीर का निशान ऊपर मिलेगा, जो कि इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करता है। अब अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन भर रहे होंगे तब हम देखते हैं कि इसमें 2 तीर का निशान बनाया जाएगा, एक तीर का निशान ऊपर की ओर और दूसरा नीचे की ओर। ये तीर का निशान इलेक्ट्रॉन के चक्रण को दिखाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि एक ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन का चक्रण भिन्न भिन्न होता है। यहाँ ऊपर तीर निशान का अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन का चक्रण दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज है। वहीं अगर हम नीचे तीर के निशान को देखें तो ये उस इलेक्ट्रॉन को दिखाता है जिसका चक्रण वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज है। तो हम देख रहे हैं कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं अधिकतम, और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण अगर क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त होगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन का चक्रण वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज होगा। इसके अतिरिक्त हम देख सकते हैं कि अगर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और अगर ऑर्बिटल में डबल इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम युग्मित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब हम यहाँ पे 2p उपकक्ष को देखते हैं। मान लेते हैं कि इस उपकक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या को उपकक्ष के ऊपर छोटे संकेत के रूप में दिखाया जाता है। अब हम इस इलेक्ट्रॉन को अगर p उपकक्ष के ऑर्बिटलों में भरते हैं तो हुंड का नियम ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहना पसंद करते हैं, मतलब वो युग्मित नहीं होना चाहते हैं, अयुग्मित रहना पसंद करते हैं। तो मान लीजिए कि अगर हमने पहले इलेक्ट्रॉन को इस पहले ऑर्बिटल 2px में भर दिया है, तो अगर हम अब दूसरे इलेक्ट्रॉन को भरना चाहें तो हम देखेंगे कि दोबारा हम इसी में नहीं भरेंगे, क्योंकि अगर हम इसमें भरते हैं तो ये युग्मित हो जाएंगे, जबकि हुंड का नियम कहता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है अयुग्मित रहना ही पसंद करते हैं। तो अब हम अगले इलेक्ट्रॉन को इसमें ना भर के अगले ऑर्बिटल में जाएंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अब दूसरे इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। अब इसी प्रकार अगर हम तीसरे इलेक्ट्रॉन को देखें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इनमें से किसी में नहीं भरेंगे, वरना ये युग्मित हो जाएंगे। तो तीसरे इलेक्ट्रॉन को हम 2pz ऑर्बिटल में भर देंगे। तो इस प्रकार से हम देखें तो हुंड का नियम ये कहता है कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को भरते समय इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहना पसंद करते हैं, और उसी के अनुसार यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों को भरा गया है। अब आगे हम देखते हैं कि मान लीजिए 2p उपकक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तब किस प्रकार से हम यहाँ पे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि पहले इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे भरेंगे, फिर जब दूसरे इलेक्ट्रॉन को भरेंगे तो उसको हम इसी में ना भर के अगले वाले में भरेंगे, और तीसरे को उससे अगले में भरेंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन तो इसी प्रकार भरे जाएंगे। लेकिन अगर अब हम चौथे इलेक्ट्रॉन को भरना चाहें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास और रिक्त ऑर्बिटल नहीं है कि हम इलेक्ट्रॉनों को अयुग्मित रख सकें। तो यानी अब हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन को इसी में लाके भर देंगे, और इसमें हम तीर के निशान को नीचे की ओर रखेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉनों के चक्रण अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार से चारों इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे।
तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हुंड का नियम कहता है कि इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहना पसंद कर सकते हैं, लेकिन वो युग्मित हो सकते हैं, मतलब युग्मन हो सकता है, लेकिन युग्मन भी तभी संभव होगा जबकि सभी आर्बिटल जो एकल भरित हों। मतलब अगर सभी आर्बिटल एकल भरित हो चुके हैं, सभी भर चुके हैं एकल रूप में, मतलब कि अयुग्मित रूप में, तब उसके बाद ही अगर हम इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं और तो वो युग्मन प्रारंभ करेंगे। अब इन्हीं बातों को हम हुंड की परिभाषा के रूप में लिखते हैं। परिभाषा है कि किसी उपकक्ष के विभिन्न ऑर्बिटलों में, जैसे p उपकक्ष का विभिन्न ऑर्बिटल लिए हैं, वैसे ही किसी भी उपकक्ष के विभिन्न ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन भरते समय इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहना पसंद करते हैं और उनकी चक्रण दिशा भी समान रहती है। जैसे इसमें हम देख रहे हैं कि अगर एक की तीर का निशान ऊपर है, यानी इसका चक्रण क्लॉकवाइज है, तो दूसरे का भी क्लॉकवाइज और तीसरे का भी क्लॉकवाइज है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का चक्रण समान इसलिए रहता है ताकि इसकी ऊर्जा कम रहे, क्योंकि अगर ऊर्जा अधिक हो जाएगी, चक्रण अलग अलग होगा तो ऊर्जा अधिक हो जाएगी, और अगर ऊर्जा अधिक हो जाएगी तो इनका स्थायित्व जो है, यानी जो इनकी स्टेबिलिटी है, वो कम हो जाएगी। मतलब ये स्टेबल नहीं रहेंगे और कुछ समय बाद ये इनकी व्यवस्था खराब हो जाएगी। तो इसीलिए हम देखते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चक्रण जो होता है वो, या फिर हम ये कहें कि उनके चक्रण की दिशा जो होती है वो समान रहती है। और फिर आगे है कि इलेक्ट्रॉन का युग्मन तभी प्रारंभ होता है जबकि उपकक्ष के सभी ऑर्बिटल एकल भरित हो गए हों, यानी एकल भरित हो जाएं, उसके बाद इनका युग्मन प्रारंभ होगा। यही अधिकतम बहुलता का हुंड का नियम है।